हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 7 जनवरी के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी कुछ कोर्सेज के बारे में। ये वाला ग्रामर का कोर्स चल रहा है एप्लीकेशन पर, और इस कोर्स के बारे में खास बात ये है कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे उन सभी में ये कोर्स बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसमें और भी बहुत सारे कोर्सेज कुछ इस तरीके से नजर आपको आएंगे, जिनमें से एक क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल का कोर्स उपलब्ध है। साथ ही कुछ ई बुक्स भी उपलब्ध हैं। एक और ई बुक अब जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी आपको, जिसमें जो अंतिम 3 महीने हैं, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की 3 मंथ्स की बुक, इसमें तकरीबन 1200 के करीब वर्ड्स होंगे, वो अभी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी 1-2 दिन में। ये वाला जो कोर्स है द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जो कल से स्टार्ट हो चुका है, अब ये नेक्स्ट वेंसडे को स्टार्ट करेंगे बैच। तो स्किल रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। आइए करेंगे स्टार्ट कॉमन एरर से। और आपको पता होना चाहिए कि कॉमन एरर्स के जो क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं डिस्कशन के लिए, वो सारे क्वेश्चंस उसी आर्टिकल से लेते हैं जो आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। तो आज के एडिटोरियल से ही ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप। पहला क्वेश्चन है, वाइल द फाइनल कॉस्ट एस्टिमेट इज अनक्लियर। कह रहा है कि यद्यपि जब वाइल लेकर चलता है कोई दो क्लॉजेस को, तो एक क्लॉज का मतलब निकलता है यद्यपि ऐसा है फिर भी ऐसा है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट डिनोट करने के लिए वाइल का प्रयोग आप करते हैं। तो कह रहा है वाइल द फाइनल कॉस्ट एस्टिमेट इज अनक्लियर, यद्यपि जो फाइनल कॉस्ट एस्टिमेट है वो स्पष्ट नहीं है। प्लैन्ड एक्सपेंडिचर्स आर इन एक्सेस, तो मतलब फाइनल कॉस्ट एस्टिमेट कितना पड़ेगा, अंतिम खर्चा कितना होगा, वो स्पष्ट नहीं है। फिर भी जो प्लैन्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, जो भी मतलब खर्चे, जो भी प्लैन्ड एक्सपेंडिचर्स का मतलब जो भी इस योजना में लगने वाले खर्चे हैं, या फिर कहें कि जो भी एक्सपेंडिचर्स प्लान किए गए हैं, वो 13,450 करोड़ से अधिक हैं। अमंग अदर थिंग्स, मतलब बाकी चीजों के बीच किस किस के लिए, अ न्यू सेंट्रल सेक्रेटरीट है, वाइस प्रेसिडेंट्स एनक्लेव है, प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस है, और किसके अतिरिक्त हैं ये न्यू पार्लियामेंट के 971 करोड़ के अतिरिक्त ये खर्चा और लगेगा। यहां दोस्तों ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। आपका आंसर होगा नो एरर। और बाकी जो कुछ भी इसका ट्रांसलेशन है, क्या कहना चाहता है, वो हम आर्टिकल में डिस्कस कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज जर्मन टू द क्वेश्चन। जर्मन के साथ टू लगता है। जर्मन का मतलब होता है क्या कह सकते, रेलेवेंट कह सकते हो, पर्टिनेंट कह सकते हो, तर्क संगत हो, जो चीज कनेक्टेड हो किसी चीज से, मीन्स कहें कि जो चीज इलॉजिकल ना हो, लॉजिकल हो, तर्क संगत को बोलते हैं। तो व्हाट इज जर्मन टू द क्वेश्चन, तो क्या चीज है जो आज के प्रश्न के संदर्भ में प्रासंगिक है। हाउएवर इज इट्स एप्रोप्रिएट, तो देखो इट्स पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे आ रहा है, और मैंने बहुत बार आपको बताया है कि पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद में क्या लेता है, नाउन लेता है। नाउन लेता तो एप्रोप्रिएट तो नाउन है नहीं, एप्रोप्रिएट तो खुद एक एडजेक्टिव है। तो यहां पे आप एप्रोप्रिएटनेस करेंगे, एप्रोप्रिएटनेस, ठीक है, ये बनेगा इसका एप्रोप्रिएटनेस। तो एप्रोप्रिएटनेस इसलिए क्योंकि इट्स पजेसिव एडजेक्टिव था, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन लेता है, इसलिए एप्रोप्रिएटनेस करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएट जो शब्द है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे देखिए, इट वुड बी एप्रोप्रिएट, ये एप्रोप्रिएट होगा। अब यहां ये एडजेक्टिव है कि ये उपयुक्त होगा, देयरफॉर फॉर द सेंटर, केंद्र सरकार के लिए, टू अटेम्प्ट कॉन्सेंसस बिल्डिंग, केंद्र सरकार प्रयास करे सहमति बनाने का, कॉन्सेंसस का अग्रीमेंट होता है, और सेंट्रल विस्टा ये एक प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का, इस प्रोजेक्ट पर सहमति बनाने का प्रयास करे, विदाउट शोइंग अनड्यू एंजाइटी, बगैर ज्यादा चिंता दिखाए, एंजाइटी दिखाए, एंड हेस्ट इन टेकिंग अवे ऑल प्लान्ड स्ट्रक्चर्स टुगेदर। केंद्र सरकार क्या कर रही है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे एडिफिसेस, बहुत सारे बिल्डिंग्स एक साथ बनाने का काम कर रही है। उन बिल्डिंग्स को बनाने में अत्यधिक मतलब एंजाइटी, बहुत ज्यादा ईगरनेस ना दिखाए, यूं कह सकते हो, हालांकि एंजाइटी का चिंता ही होता है, और बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना दिखाए। तो यहाँ पे देखो टेकिंग अवे दे रखा, टेक अवे तो रिमूव करना होता है। अगर टेक अवे बिल्कुल साथ में आता है, बगैर स्पेस के आता, तो आप देखते हैं कि रेस्टोरेंट के बाहर टेक अवे लिखा होता है। इसका मतलब वहां से आप खाना पैक करवा के ले जा सकते हैं, ठीक है। और टेक अवे का वैसे रिमूव करना या दूर ले जाना होता है, यहाँ पे टेक अवे नहीं आना चाहिए, टेकअप आना चाहिए। जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो, कोई भी नया काम, तो यहाँ पे बिल्डिंग निर्माण का काम स्टार्ट करने की बात है, इसलिए टेकअप आएगा, टेक अवे नहीं आएगा। आंसर होगा 3 नंबर। अब करते हैं स्टार्ट आज का एडिटोरियल, बिल्डिंग बाय अकॉर्ड। एंड तक जरूर देखिएगा, दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना, और अगर पसंद आपको आता हो सेशन तो निश्चित रूप से एक लाइक बनता है, लाइक जरूर करके जाएं। आइए स्टार्ट करें। बिल्डिंग बाय अकॉर्ड का मतलब क्या है? बिल्डिंग का मतलब बनाना, बाय अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। तो अकॉर्ड का मीनिंग नोट कर लीजिए। आज के एडिटोरियल में वर्ड्स तो काफी सारे मिल जाएंगे आपको। अकॉर्ड का मतलब है अग्रीमेंट। अब ये एक्चुअल में है क्या? ये सेंट्रल विस्टा नामक एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट यहाँ पे चला रही है, जहाँ पे
काफी सारे भवन निर्माण की बात है, बहुत बड़ा संसद भवन बनाने की बात है। ठीक है, अब यहाँ ये केस चला गया था कोर्ट में और फिर न्यायपालिका ने निर्णय तो दिया है, वो 2-1 की सहमति से दिया है। 2 जो जजेस हैं वो पक्ष में थे कि सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। एक जज जो है वो इसके विपक्ष में है। ठीक है, उसके बारे में पूरा ये आर्टिकल है, उसी के बारे में बताया गया है केंद्र सरकार को आखिरकार करना क्या चाहिए। क्या इस समय जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, इस समय जब सब कुछ चौपट हो रखा है, अर्थव्यवस्था डीरेल हो चुकी है, तो क्या इस समय इस प्रकार के प्रोजेक्ट की रिलेवेंस है? अगर नहीं है तो फिर सरकार को थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता है, अपनी जो टेंडेंसी है उसको चेंज करने की आवश्यकता है। इसको लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो बिल्डिंग बाय अकॉर्ड का मतलब, बिल्ड का मतलब बनाना है, बाय अकॉर्ड का मतलब सहमति से। तो ये कह रहा है लेखक कि ठीक है आप बनाओ, आप भवन निर्माण करना चाहते हो, आप थोड़ा सा प्रोग्रेस चाहते हो इस प्रकार की चीजों के अंदर, एवरीथिंग इज राइट, लेकिन आप थोड़ा समय देखो और लोगों की सहमति से ये काम करो। ठीक है, अग्रीमेंट उसमें होना चाहिए, कॉन्सेंसस उसमें बनना चाहिए, ये कहना चाहता है। तो विद द सुप्रीम कोर्ट 2-1 जजमेंट, तो कह रहा है इस चीज के साथ, विद का मतलब साथ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 2-1 का जजमेंट। 2-1 का मतलब 3 जजेस हैं, बेंच में 3 जजेस हैं, जिसमें 2 हैं वो पक्ष में है, 1 विपक्ष में है। तो 3-1 का जो जजमेंट आया, क्लियरिंग द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इस प्रकार से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल गया। 2-1 का है, इसका मतलब प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लियरेंस मिल गया। अगर क्लियरेंस नहीं मिलता 2-1 का मतलब, और फिर इसका मतलब ये होता कि 2 जजेस विपक्ष में थे, लेकिन क्लियरेंस मिला, इसका 2 जजेस जो हैं वो फेवर में हैं। तो इस चीज के साथ कि सुप्रीम कोर्ट का जो 2-1 का जजमेंट आया, क्लियरिंग, ये क्लियर करते हुए क्या, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को, किसके लिए, न्यू दिल्ली के लिए। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इसी के साथ, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गया, 2-1 से पक्ष में आ गया, इसी के साथ जो नरेंद्र मोदी सरकार है, कैन नाउ इंडेलिबली, पहली बात तो ये नरेंद्र मोदी के लिए दे नहीं है, ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए है। ठीक है, अब ये जो सरकार है वो क्या कर सकती है, इंडेलिबली जो शब्द है ये एक एडवर्ब है। ठीक है, इंडेलिबली का मतलब होता है अमिट रूप से, मतलब जिसको मिटाया ना जा सके, उसे कहते हैं इंडेलिबली। ये एडवर्ब है, रीशेप यहां पे वर्ब है। तो अब ये अमिट रूप से मतलब इसको कोई रोक ही नहीं सकता, कहने का मतलब। ठीक है, अब ये पक्के तरीके से रीशेप कर सकती है, मतलब पुनः एक आकार दे सकती है। रीशेप का मतलब पुनः आकार देना। द नेशनल कैपिटल्स विजुअल लैंडस्केप, इसको राष्ट्रीय राजधानी का जो विजुअल लैंडस्केप है, विजुअल लैंडस्केप का मतलब देखने का नजारा जो है, लैंडस्केप का परिदृश्य होता है, विजुअल का देखने वाला, विजुअल एडजेक्टिव है, लैंडस्केप नाउन है, विजुअल लैंडस्केप का पूरा नजारा कह सकते हो। तो राष्ट्रीय राजधानी का नजारा फिर से चेंज कर सकती है। फिर रिपीट कर देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार अब क्या कर सकती है, अब यहां पे पक्के तरीके से, मतलब इसको मिटा ही नहीं सकते, उसको इंडेलिबली कहते हैं, तो पक्के तरीके से राष्ट्रीय राजधानी का जो स्वरूप है वो चेंज कर सकती है, नजारा बदल सकती है। किसके साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, 2-1 से निर्णय दिया है और सरकार के पक्ष में दिया है। अब देखो जस्टिसेज, जस्टिस का प्लूरल क्या बनता है, जस्टिसेज AM खानविलकर एंड दिनेश माहेश्वरी, ये 2 जजेस हैं जो पक्ष में थे। ये दोनों जो है फाउंड नो इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है कमजोरी, वीकनेस। ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट्स यहां पे कह सकते हो। तो इन दोनों को कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिले इन द अप्रूवल्स ग्रांटेड बाय द सेंट्रल विस्टा कमिटी, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, द हेरिटेज कंजर्वेशन कमिटी एंड अदर बॉडीज। समझ में आने की बात देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, वैसे बहुत सामान्य सा वाक्य है। ये कह रहा है कि ये 2 जजेस जो थे ना, इनको तो कोई माइनस पॉइंट नजर ही नहीं आया, कोई नेगेटिव पॉइंट नजर ही नहीं आया। किसमें, जो अप्रूवल्स ग्रांट किए गए थे, ग्रांट का मतलब स्वीकृति देना, जो अप्रूवल्स, जो सहमति, जो स्वीकृतियां दी गई थी, किस किस के द्वारा, इस कमेटी के द्वारा, इस कमीशन के द्वारा, इस कमेटी के द्वारा, अन्य निकायों के द्वारा, बॉडीज का मतलब निकाय। ठीक है, इन सब संगठनों के द्वारा जो जो अप्रूवल्स दिए गए थे, इनमें इन दोनों जजेस को कोई खामियां नजर नहीं आई। ठीक है, फिर कह रहा है पेविंग द वे। अब ये देखो साइमल्टेनियस एक्शन है, 2 चीजें साथ में है, एक तो इनको कमी नजर नहीं आई, तो साथ में जो इन्होंने कमी नजर नहीं आई, साथ साथ में इन्होंने एक रास्ता एक साफ कर दिया। तो इसके लिए 2 साइमल्टेनियस एक्शन को व्यक्त करने के लिए आप क्या करते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हो। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पेविंग द वे, इस प्रकार से रास्ता साफ कर दिया। पेविंग द वे का मतलब क्या है, रास्ता साफ कर देना, एक आगे का मार्ग प्रशस्त करना। किसके लिए, फॉर अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, एक नए संसदीय भवन के लिए। एंड अदर एडिफिसेज जो होता है वो लार्ज बिल्डिंग को बोलते हैं। अ लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी और बहुत ही शानदार जो भवन होता है उसको बोलते हैं एडिफिस, अ लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग। तो एक बहुत बड़े शानदार जो अन्य भवन है गवर्नमेंट के,
टू कम अप, जो मतलब आने वाले हैं, भविष्य में बनने वाले हैं, उन सब का एक रास्ता प्रशस्त कर दिया, है ना। तो ये 2 जजेस हैं, इनको कोई कमियां नजर नहीं आई। किस में? जो अप्रूवल्स दिए गए थे इन कमिटी या फिर इन निकायों के द्वारा, इस तरीके से मार्ग प्रशस्त कर दिया कि नया संसद भवन बनाइए, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। अन्य जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाइए, जो भी आने वाली है गवर्नमेंट की, आगे आने वाले समय में बिल्डिंग बनाना चाहते हो बनाओ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। आगे देखो, जस्टिस संजीव खन्ना, अब ये तीसरे जज हैं जिन्होंने असहमति जताई थी। वाइल अग्रीइंग, वाइल अपने साथ में जब भी कोई वर्ब लेता है तो आईएनजी फॉर्म में लेता है, ठीक है। whenever you see a verb just after while, then you have to use it in ing form only. that is why while agreeing is right, otherwise agree होता, agreed होता, agrees होता, वो गलत होता। while agreeing with the majority opinion on the call for bid, call for का मतलब होता है डिमांड, ठीक है। bid का मतलब होता है अटेम्प्ट, बिड का नीलामी भी होता है, बिड का मतलब अटेम्प्ट भी होता है, ठीक है। प्रयास को बोल सकते हैं बिड, ट्राई को बोल सकते हैं बिड। तो जस्टिस संजीव खन्ना बीच में क्या दिया? वाइल अग्रीइंग विद द मेजोरिटी ओपिनियन, जो मेजोरिटी ओपिनियन था, मेजोरिटी ओपिनियन का मतलब क्या है? 3 जज थे, मेजोरिटी किस साइड थी? सरकार के फेवर में, तो 2 जज थे, उनके साथ सहमति इनकी थी। किस चीज पर सहमति थी? ऑन द कॉल फॉर, कि जो डिमांड थी, है ना, उस पर सहमति। डिमांड किस चीज की? बिड अवार्ड एंड द डिसीजन ऑफ अर्बन कमीशन। अर्बन कमीशन का मतलब ये शहरी निकाय आयोग है, ठीक है। उसका जो डिसीजन था, उसने जो अवार्ड किया, अवार्ड करने का मतलब क्या है? कोई प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे देना, है ना, मंजूरी दे देना। अवार्ड का पुरस्कार देना भी होता है, लेकिन यहाँ पे देने के अर्थ में। बिड का मतलब प्रयास। तो कह रहा है कि जस्टिस संजीव खन्ना, यद्यपि ये मतलब यहाँ पे देखो, अग्री तो थे, ये अग्री थे मेजोरिटी ओपिनियन के साथ में। जो 2 जजेस हैं उनका जो ओपिनियन था, उस मेजोरिटी ओपिनियन ये अग्री थे। और अग्री किस बात पर थे? ऑन द कॉल फॉर बिड अवार्ड एंड द डिसीजन ऑफ अर्बन कमीशन। अर्बन कमीशन के जो भी डिसीजन, अवार्ड और बिड की जो डिमांड थी उसको लेकर, ठीक है। मतलब अर्बन कमीशन ने यहां प्रयास किया, स्वीकृति दे दी, उसका निर्णय था कि ठीक है आप बनाओ भवन, ये सब अप्रूवल्स जो दिए गए थे ना, इस बात को लेकर वो बिल्कुल अग्री थे। लेकिन असहमति कहां आई? डिसेंटेड। अब देखो, इसको जोड़ो इससे, तो संजीव खन्ना ने क्या किया? असहमति जताई, डिसअग्री हुए ऑन द की इश्यू। देख लो ना, डिसेंट का मतलब डिसअग्री होना। वो असहमत हुए ऑन द की इश्यू, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। की जब एडजेक्टिव के रूप में आता है तो इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो ये असहमत हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था? पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोक भागीदारी का, जन भागीदारी का, इन द एंटायर एक्सरसाइज, इस पूरे क्रियाविधि के अंदर। एंटायर का मतलब कंप्लीट, टोटल, एंटायर एडजेक्टिव है, एक्सरसाइज नाउन है, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा कि भाई जन भागीदारी भी होनी चाहिए, इस पूरी प्रक्रिया में लोगों की पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। इस मुद्दे पर वो असहमत दिखाई दिए। विच, जो की, जिसने की। अब ये जिसने की क्या? ये देखो, एक बात याद रखना, जब किसी पूरे क्लोज के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो, एक वस्तु के लिए लगाते हैं, व्यक्ति के लिए लगाते हैं, एनिमल के लिए लगाते हैं, लेकिन पूरे क्लोज के लिए लगाना हो तो विच लगता है, याद रखना। तो ये जो डिसेंट हुए, मतलब यहाँ पे पूरा जो मतलब ये डिसेंशन इनका आया, वो किस बात को लेकर आया? वो आया पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है पूरी एक्सरसाइज में, उस पर। विच विशिएटेड, जिसने की। किसने की? मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं था इस मामले में, इस चीज ने क्या किया? स्पॉइल कर दिया। विशिएट का मतलब होता है स्पॉइल करना, खराब कर देना, बिगाड़ देना। मार लिख सकते हो, डैमेज लिख सकते हो। तो इसने पूरी चीज को बिगाड़ दिया। किस चीज को? द एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है सपोर्ट, समर्थन, ठीक है, ऑफ लैंड यूज चेंज। तो भूमि प्रयोग का जो बदलाव है, उसके जो एंडोर्समेंट मिलना चाहिए, उस पूरे खेल को बिगाड़ दिया। बात समझ में आ रही है? तो लैंड यूज चेंज के एंडोर्समेंट होना चाहिए था। भूमि यूज का, भूमि के प्रयोग का जो बदलाव संबंधी कुछ नियम थे, उस पूरे खेल को बिगाड़ने का काम किसने किया? कि यहाँ पे जन भागीदारी नहीं थी इस पूरी प्रक्रिया में, इस चीज ने, और इसी चीज से वो असहमत नजर आए। गवर्नमेंट शुड नेचुरली बी फ्री। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? स्वाभाविक रूप से फ्री होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। अब यहां लेकर एक अलग पक्ष बता रहा है कि सरकारों को क्या करना चाहिए। सरकारें जो हैं वो बिल्कुल मुक्त होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। किसके लिए? टू प्लान पॉलिसीज, कि वो नीतियां बना सकती हैं, योजना बना सकती हैं, एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, वो क्या कर सकती है? प्लान कर सकती है पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को,
ठीक है, नीतियों को, कार्यक्रमों को, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब के तरफ से, लोगों की तरफ से, लोगों की ओर से वो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बना सकती है। इस चीज में गवर्नमेंट्स फ्री होनी चाहिए। विद नो प्रायर रिस्ट्रेंट। प्रायर जो होता है इसका मतलब होता है अर्लियर, ठीक है। प्रायर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब समय में पहले। रिस्ट्रेंट का मतलब कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। कॉन्स्ट्रेंट कह सकते हो, कंट्रोल कह सकते हो। बगैर किसी पूर्व नियंत्रण के, मतलब सरकार के किसी भी डिसीजन पर बगैर किसी रोक टोक के सरकार फ्री होनी चाहिए। लेकिन सब्जेक्ट टू का मतलब होता है के अधीन होना। ये आपने एक लाइन सुनी होगी कि मार्केट इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना। तो वही सब्जेक्ट टू है, के अधीन होना। लेकिन किसके अधीन होना चाहिए? जुडिशियल रिव्यू। लेकिन इसमें न्यायिक पुनरावलोकन होना चाहिए टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। और क्यों होना चाहिए? ताकि सुनिश्चित की जा सके अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, जिम्मेदारी। अकाउंटेबिलिटी लाइबिलिटी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। समझना कहना क्या चाहता है कि गवर्नमेंट्स को स्वाभाविक रूप से तो फ्री होना चाहिए कि वो लोगों की तरफ से कोई भी प्रोग्राम, पॉलिसीज को प्लान कर सकती है, ठीक है, बिना किसी नियंत्रण उस पे, मतलब कोई रोक टोक उस पे ना करे, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यहां पे न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन होनी चाहिए ये चीज। और न्यायिक पुनरावलोकन क्यों हो, जुडिशियल इंटरफेरेंस क्यों हो? ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके, ठीक है। जज्ड अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल। अब ये जो सिद्धांत है ना कि न्यायिक पुनरावलोकन को बीच में मतलब इंटरफेरेंस होना चाहिए, तो इस सिद्धांत के अनुरूप अगर देखें, जज्ड मतलब निर्णय लेना, अगेंस्ट मतलब इस चीज के आधार पर। अब अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध नहीं है, यहाँ पे बेस्ड ऑन के अर्थ में आ रहा है। तो इस आधार पर, इस प्रिंसिपल के आधार पर देखा जाए तो द सेंटर इज सिंपली एक्सरसाइजिंग इट्स प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? राइट। प्रिविलेज का मतलब होता है राइट, विशेषाधिकार को बोलते हैं, ठीक है। प्रेरोगेटिव भी होता है, लिख सकते हैं आप, PREROGATIVE, प्रेरोगेटिव, विशेषाधिकार। तो कह रहा अगर इस प्रिंसिपल को देखें कि सरकारें फ्री हैं, सरकारें चाहें तो लोगों की तरफ से प्लान या जो भी प्रोग्राम्स हैं वो मतलब पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को प्लान कर सकती हैं, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुरूप अगर देखा जाए तो सेंटर जो है, केंद्र सरकार जो है, वो सामान्यतया सिंपली एडवर्ब है, एक्सरसाइजिंग वर्ब है, इसको देखकर ING आ रहा है, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। तो सेंटर क्या कर रही है? एक्सरसाइज कर रही है। एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एक्सरसाइज का मतलब यहाँ व्यायाम करना नहीं है, एक्सरसाइज का मतलब अधिकारों का प्रयोग करना है। तो सरकार जो है वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर रही है टू प्लान अ न्यू सेट ऑफ बिल्डिंग्स। किसके लिए? एक नए सेट ऑफ बिल्डिंग्स बनाने के लिए। टू हाउस का मतलब ताकि वो बिल्डिंग्स किस लिए? ताकि उसमें ये चीजें समाहित कर सकें, ठीक है। ये हाउस यहाँ पे वर्ब के रूप में है। हाउस वैसे घर होता है और घर चूंकि रहने के काम आता है, ठीक है, आवास के काम आता है। तो यहाँ पे नए सेट ऑफ बिल्डिंग्स की योजना जो बना रही है ये सरकार का विशेषाधिकार है। अगर आप इस प्रिंसिपल को देखें तो ये समझ में आता है, ठीक है। और किस लिए बना रही है बिल्डिंग्स? ताकि जो इसके एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है? सत्ता को बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। जो भी सिस्टम में पावरफुल लोग हैं उनको बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट। एंड द फेडरल लेजिस्लेचर, फेडरल संघीय, ये विधानमंडल, संघीय विधानमंडल मतलब संसद की बात कर लो, तो संसद को हाउस करने के लिए, सरकार को हाउस करने के लिए ये बिल्डिंग्स का निर्माण करने की सोच रही है। इसका अधिकार हो गया अगर आप इस आधार पर देखें तो, ठीक है। आगे देखो, वाइल द फाइनल कॉस्ट एस्टीमेट। अब कह रहा है यद्यपि जो फाइनल कॉस्ट एस्टीमेट है, अब ये कॉमन एरर में क्वेश्चन दिया था मैंने कि यद्यपि जो फाइनल कॉस्ट एस्टीमेट है मतलब अंतिम रूप से कितनी लागत लगेगी। एस्टीमेट क्या होता है? एक रफ आंकड़ा होता है, ठीक है, एक लगभग कितनी राशि लगने वाली है वो एस्टीमेट होता है। तो यद्यपि जो फाइनल कॉस्ट एस्टीमेट है वो अस्पष्ट है, अनक्लियर है ये बात। प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स, फिर भी, अब मैं फिर भी इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि वाइल जो है दो क्लोज लेता है, तो एक तरफ बोलेगा यद्यपि ऐसा है, दूसरी तरफ बोलेगा कि या फिर भी ऐसा है, ठीक है। जो ऑल्दो यट काम करता है वही ये काम करता है। तो यद्यपि जो फाइनल कॉस्ट एस्टीमेट है वो अनक्लियर है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स, फिर भी जो खर्चे जिनकी योजना बना दी गई है, ये एक्सपेंडिचर्स नाउन है, प्लान्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो खर्चे, वो एक्सपेंडिचर्स जिसको प्लान किया गया है। आर, वो खर्चे कितने हैं? इन एक्सेस ऑफ 13,450 करोड़, वो 13,450 करोड़ से अधिक है। किसके लिए? फोर। अब ये बीच में अगर हटा दूं मैं इसको तो समझ में आएगा किसके लिए है। अ न्यू सेंट्रल सेक्रेटरिएट, एक तो केंद्रीय सचिवालय इनको बनाना है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट्स एनक्लेव, उपराष्ट्रपति भवन बनाना है। एनक्लेव का मतलब वो क्षेत्र जहां पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल रहते हैं, किसी भी देश या शहर का वो हिस्सा, वो क्षेत्र या वो बिल्डिंग जहां पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग कह सकते हो। एंड प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस, और प्रधानमंत्री,
आवास बनाना है, ठीक है। बिसाइड्स 971 करोड़ रुपीज फॉर द न्यू पार्लियामेंट, किसके अतिरिक्त? बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त होता है एक नया पार्लियामेंट जिसकी कीमत कितनी है 971। तो नए संसद भवन की कीमत तो इतनी है ही, इसके अलावा इन इन चीजों के लिए 1 2 3 इनके 13,450 करोड़ लगने हैं, अमंग अदर मतलब बाकी चीजों के बीच, ठीक है, बाकी चीजों के बीच। आगे कह रहा है विद अ नेशनल कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस होता है अग्रीमेंट, ये काफी बार आ चुका है वर्ड पहले भी। कॉन्सेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट। तो कह रहा है विद अ नेशनल कॉन्सेंसस, एक राष्ट्रीय आम सहमति के साथ, सच अ कोलोसल प्लान, कोलोसल का मतलब ह्यूज, इनॉर्मस, जाइगेंटिक, बहुत विशाल, बहुत बड़ा, सच अ बिग प्लान यू कैन से। एंड सच से स्टार्ट है, तो देखो ये जो आर्टिकल आपका लग रहा है वो सच के बाद में लगेगा, ठीक है, वो पहले नहीं आएगा, असच नहीं होगा, सच ए लगेगा, याद रखना इस चीज को भी। विद अ नेशनल कॉन्सेंसस, राष्ट्रीय सहमति के साथ, सच अ कोलोसल प्लान, इतना बड़ा जो ये योजना है, माइट वीक पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है, तो ऐसा हो सकता है। तो ये जो बड़ा प्लान है, माइट भी हो सकता है अ क्राउनिंग अचीवमेंट। व्हाट डज इट मीन? क्राउनिंग अचीवमेंट का मतलब द बिगेस्ट अचीवमेंट, द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है उसको बोलते हैं क्राउनिंग अचीवमेंट। तो इतनी बड़ी जो योजना है वो हो सकती है एक बहुत बड़ी उपलब्धि, किसके लिए? फॉर द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2022, 2022 में जो स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे, 75 स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, उस समय ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। फिर समझना कि राष्ट्रीय अगर आम सहमति बने, सभी लोग इसमें अगर अग्री हो, है ना भाई, एक काम वो करें हम जो सबकी सहमति हो, रजामंदी हो, एक वो करें जो किसी की रजामंदी नहीं हो, तो खुशी उसमें मिलती है जब सभी खुश हों, सभी सहमत हो। उसी की बात कर रहा है कि नेशनल कॉन्सेंसस अगर होगा तो इतनी बड़ी जो योजना बना रहे हो ना, ये हो सकता है कि सबसे बड़ा अचीवमेंट आपका हो 2022 में जब इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। व्हाट इज जर्मन? क्या चीज है? वोट को देखकर ईज है। जर्मन का तर्क संगत, रेलेवेंट, पर्टिनेंट, ठीक है, लिख सकते हो आप, पर्टिनेंट कर लो, तर्क संगत, ठीक है। क्या चीज तर्क संगत है? टू, जर्मन में टू लगता है, किसके साथ तर्क संगत? टू द क्वेश्चन, है ना, इस प्रश्न के साथ, ठीक है। हाउ एवर, हालांकि, ये एक विरोधाभासी, एक कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, ये एक एडवर्ब और कंजंक्शन का काम करता है। व्हाट इज जर्मन टू द क्वेश्चन, ये पूरा जो क्लोज है ना, इसको देखकर इज आ रहा है। व्हाट को देखकर इज है, एंड व्हाट इज जर्मन टू द क्वेश्चन, इस पूरे को देखकर इज है, ठीक है। ये तो है व्हाट को देखकर इज, और ये पूरे क्लोज को देखकर इज है। तो क्या चीज है वो इस प्रश्न के तर्क संगत है, ठीक है। वो हालांकि है इज एप्रोप्रिएटनेस, देखो आगे ना एप्रोप्रिएटनेस, ये मैंने क्वेश्चन दिया था कॉमन एरर में, इट्स के साथ में पजेसिव एडजेक्टिव है तो नाउन लगेगा, एप्रोप्रिएटनेस। इसकी उपयुक्तता, इन अ ईयर, एक ऐसे साल में, ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रप्शन, कैसा वर्ष है जहां पे ऐसा व्यवधान, ऐसा डिस्टर्बेंस को डिस्ट्रप्शन बोलते हैं, आया जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब दैट हैज नॉट हैपेंड अर्लियर, जो पहले कभी घटित नहीं हुआ, उसे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड, ड्यू टू कोविड-19। और ये व्यवधान किसके कारण आया? ये कोविड-19 के कारण आया, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या चीज तर्क संगत है इस प्रश्न के, इस प्रश्न के, ये कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है कि भाई ये सही है क्या, ये सरकार जो कर रही है वो काम ठीक है क्या? तो वो चीज ये है यहां पे कि इसकी उपयुक्तता, किसकी उपयुक्तता? इस प्रोजेक्ट की उपयुक्तता, वो भी ऐसे वर्ष में जो कोविड-19 के कारण अभूतपूर्व एक व्यवधान आ चुका है, उस कंडीशन में। दिस इज व्हेन एन इलेक्टेड गवर्नमेंट मस्ट गिव इट्स अनडिवाइडेड अटेंशन। दिस इज, यह है, व्हेन, जब, एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक चुनी हुई सरकार, मस्ट गिव का मतलब क्या है? निश्चित रूप से इसको देना चाहिए क्या? इट्स, अपना, अनडिवाइडेड, बगैर बटे हुए, है ना। एक तो ये हो कि आप बिल्कुल फोकस्ड हो, अभी मैं पढ़ा रहा हूं केवल आपका ध्यान यहीं पर हो। एक आपका ये हो कि कल एडिटोरियल नहीं आया था, उसके बारे में क्या, वो कैसे करेंगे, है ना, कल क्या होगा, वो चीजें। अनडिवाइडेड का मतलब है पूरी तरीके से फोकस्ड होना, बाकी तरफ ध्यान न जाना। अटेंशन, ध्यान, अनडिवाइडेड एडजेक्टिव है, ये अटेंशन नाउन है। टू स्कीम्स, किसकी तरफ ध्यान? वो जो योजनाएं हैं, योजनाएं किसकी? फॉर द कॉमन वील। वील का वैसे दुख होता है, कॉमन वील का मतलब है जनरल वेलफेयर, ठीक है, जो लोक कल्याण है उसको बोलते हैं। एंड नॉट बी टेम्प्टेड, टेम्प्ट का मतलब होता है ल्योर होना, एंटाइस होना, मतलब ललचाना। सरकार को ललचाना नहीं चाहिए, सरकार प्रलोभित ना हो, किसमें? इनटू एक्स्ट्रावेगेंट इंडल्जेंस, इंडल्जेंस संलिप्तता, अपने आप को लिप्त करना, अपने आप को शामिल करना। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत खर्चीले कार्यक्रम में लगना चाहिए। फिर समझना, दिस इज व्हेन एन इलेक्टेड गवर्नमेंट मस्ट गिव इट्स अनडिवाइडेड अटेंशन। अब कह रहा है कि क्या चीज तर्क संगत है
तो वो तर्कसंगत ये है, ठीक है। क्या तर्कसंगत है कि चुनी हुई सरकार है उसको पूरा का पूरा ध्यान लगाना चाहिए उन योजनाओं में जो लोक कल्याण की योजनाएं हो, ठीक है। और प्रलोभित नहीं होना चाहिए कि वो अपने आप को लिप्त करे, अपने आप को शामिल करे किसमें, एक्स्ट्रावेगेंट चीजों के अंदर, ठीक, मतलब विलासितापूर्ण चीजों में, इनमें खर्चा ना करे। आगे देखो, एज जस्टिस खन्ना हैज पॉइंटेड आउट, जैसा कि जस्टिस खन्ना ने पॉइंट आउट किया, पॉइंट आउट मतलब इशारा करना, तो जैसा कि जस्टिस खन्ना ने पॉइंट आउट किया, पब्लिक कंसल्टेशन इन अ डेमोक्रेसी, तो लोक चर्चा, लोगों से कंसल्टेशन किसमें, एक लोकतंत्र में, रिक्वायर्स, उसके लिए जरूरत है। तो जस्टिस खन्ना को देखकर तो साहब यहां पे हैज आ गया, हैज को देखकर यहां थर्ड फॉर्म आ गई, पब्लिक कंसल्टेशन है, इसको देखकर रिक्वायर्स आ गया। तो कह रहा है अब जो कि जस्टिस खन्ना ने जैसे पॉइंट आउट किया उनके अकॉर्डिंग देखें तो लोक चर्चा जो है लोकतंत्र में, उसके लिए जरूरत पड़ती है किसकी, सिटीजन्स टू बी एबल टू असेस, जरूरत इसकी पड़ती है कि जो नागरिक हैं वो समर्थ हों किसके, इवेल्युएट करने के, जांचने के, द प्रोजेक्ट रैशनल, रैशनल मतलब तार्किकता, रेलेवेंस, ठीक है, कोई चीज कितनी लॉजिकल है, कितना रेलेवेंट है, वो चीजें जानने के लिए, वो चीजें मतलब जांचने के लिए समर्थ हों, ठीक है। आर्म्ड विद इंफॉर्मेशन, आर्म्ड मतलब सुसज्जित होना, उनको प्रोवाइड किया जाना, नागरिकों को सूचना दी जाए, है ना, ऑन द ऑफिशियल रीजनिंग, किस बारे में, कि सरकार इस बारे में क्या सोचती है, रीजनिंग मतलब तर्क, कि ऑफिशियल रीजनिंग क्या है, ये काम करने के पीछे, ये प्रोजेक्ट को लाने के पीछे ऑफिशियल रीजनिंग क्या है, क्या तर्क है, वो जानना चाहिए। एंड विद सफिशिएंट टाइम, और साथ में यहाँ पे जैसे यहाँ पे आर्म्ड विद आ रखा है ना, तो एक तो आ गया कि इंफॉर्मेशन उनको मिले, और फिर विद दोबारा आ रहा है, आर्म्ड तो दे ही रखा है, आर्म्ड विद ही पढ़े, और फिर साथ में उनको एक सफिशिएंट टाइम भी दिया जाए। एट देयर डिस्पोजल का मतलब होता है, एट वंस डिस्पोजल एक फ्रेज है, इसका मतलब है कोई भी चीज आपके पास उपयोग के लिए उपलब्ध है, ठीक है। सफिशिएंट टाइम भी लोगों के पास हो ताकि वो सोच समझ सकें इस प्रोजेक्ट के बारे में, समझ गए। जस्टिस खन्ना ने जैसा कि पॉइंट आउट किया, तो एक लोकतंत्र जो है वहां पे लोक चर्चा कब होगी, जनता से चर्चा कब होगी, इसके लिए जरूरत पड़ती है कि सिटीजन समर्थ हो कि वो प्रोजेक्ट के पीछे रैशनल जो है, रेलेवेंस है, तार्किकता है, उसको समझें, उनको मतलब उनको इन्फॉर्म किया जाए, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए पूरी कि भाई इसके पीछे सरकार का तर्क क्या है, ऑफिशियल रीजनिंग क्या है, उनको सफिशिएंट टाइम दिया जाए ताकि वो पूरा सोच समझ सके प्रोजेक्ट के बारे में, ये सब चीजें होनी चाहिए। द इसेंस, इसेंस का मतलब होता है जिस्ट, सार, जिस्ट बोलते हैं, ठीक है, इसका उच्चारण भी ध्यान रखना, GIST, जिस्ट, जो सार है ऑफ देयर व्यू, उनके व्यू का, किनके व्यू का, लोगों के व्यू का, शुड इन्फॉर्म द फाइनल डिसीजन, तो जो भी सार वो निकाल कर लेकर आए, जो भी जनता का व्यू हो, वो व्यू जो है वो तय करे फाइनल डिसीजन, अंतिम निर्णय को। अपॉर्चुनिटीज फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, पब्लिक कंसल्टेशन की जो अपॉर्चुनिटीज है, अवसर किसके लिए, लोक चर्चा के लिए, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इनटू, तो ये जो अवसर हैं जिनको पहले से ही शामिल किया गया, इनकॉर्पोरेट मतलब इन्वॉल्व करना, इंक्लूड करना, पहले से शामिल किया गया किसमें, मॉडर्न लॉज, जो हाल फिलहाल नए कानून बने हैं, आधुनिक कानून है, उसमें पहले ही लोक चर्चा को शामिल किया गया है, कानून बनाने से पहले लोगों के साथ चर्चा की जाए, ठीक है। एंड ऑल्सो इन द दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट, और इस एक्ट में भी देखो, एक्ट जहां भी आएगा वहां तय लगता है। इन नो वे फैटर द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, एक प्रकार सरकार कह सकते हो। फैटर का मतलब होता है बांधना, कॉन्स्ट्रेन करना, रिस्ट्रेन करना, ठीक है, फैटर वैसे हथकड़ी को भी बोलते हैं। तो ये किसी भी तरीके से कार्यपालिका को बांधती नहीं है, सरकार के मार्ग में व्यवधान नहीं पहुंचाती है, फिर समझना। तो पब्लिक कंसल्टेशन के जो अवसर हैं जिनको हाल फिलहाल के कानून के अंदर मॉडर्न लॉज में शामिल कर लिया गया है, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट में भी शामिल किया गया है, वो किसी भी तरीके से एग्जीक्यूटिव को फैटर नहीं करती है। ये अपॉर्चुनिटी सब्जेक्ट था इसका, इसी को देखकर आ रहा है फैटर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वो प्लूरल है इसलिए फर्स्ट फॉर्म भी प्लूरल आ गया, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव है, दे लगेगा, जुडिशरी होता तो दे लगता, लेजिस्लेटिव होता तो दे लगता, लेजिस्लेचर होता तो दे लगता, ठीक है। इट वुड बी अप्रोप्रिएट, ये उपयुक्त होगा, देयरफॉर इसीलिए, फॉर द सेंटर सरकार के लिए, टू अटेम्प्ट कॉन्सेंसस बिल्डिंग, कि सरकार प्रयास करे किसका, कॉन्सेंसस बिल्डिंग का, आम सहमति बनाने का, किस चीज पर, ऑन सेंट्रल विस्टा, ये जो सरकार का प्रोजेक्ट है इस चीज पर, विदाउट शोइंग अनड्यू एंजाइटी, अनड्यू का मतलब एक्सेस, बगैर दिखाए, क्या दिखाए मतलब अधिक चिंतित अपने आप को ना दिखाए, अधिक उग्र मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा
एंजाइटी का मतलब एक वरीड होना भी होता है, एक ये भी है कि आप बहुत ही आनंद फानंद में काम करना चाहते हो, बहुत ही ईगर हो उस काम को करने के लिए, वो भी एंजाइटी कह सकते हो। विदाउट है प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी लग रहा है, ठीक है। तो बगैर अत्यधिक चिंता दिखाए, एंड हेस्ट जल्दीबाजी दिखाए, किस चीज में, इन टेकिंग अप। ये एक मैंने दिया था क्वेश्चन, टेकअप का मतलब है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। ऑल प्लान्ड स्ट्रक्चर्स टुगेदर, सारे के सारी वो स्ट्रक्चर जिनकी आपने योजना बनाई है, वो सब प्लान्ड स्ट्रक्चर्स को एक साथ बनाने में योजना मतलब इतनी जल्दीबाजी या अत्यधिक मतलब अपना एंजाइटी ना दिखाए, इसके बगैर ही इसको प्रयास क्या करना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को लेकर इसको कॉन्सेंसस बिल्डिंग का प्रयास करना चाहिए, आम सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए। द पेंडेमिक्स कोर्स, जो पेंडेमिक का जो कोर्स है, कोर्स का मतलब रास्ता, मार्ग होता है। अभी पेंडेमिक का कोर्स मतलब ये है कि पेंडेमिक किस गति से चल रही है, आगे क्या रहेगा इसका रुख, ठीक है। पॉइंट्स टू, तो ये जो पेंडेमिक का कोर्स है किस गति से बढ़ी है, ये कितने लोगों को इसने संक्रमित किया है, तो ये जो है इशारा करता है, पॉइंट के साथ टू लगेगा। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता की ओर, अनिश्चितता किस बात को लेकर, ऑन रिस्टोरेशन ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। रिस्टोरेशन क्या होता है, पुनर्बहाली, ठीक है। इकोनॉमिक हेल्थ मतलब लोग आर्थिक स्वास्थ्य, मतलब आर्थिक गतिविधियां फिर से सही हो जाएं। ये कह रहा है कि जो पेंडेमिक का कोर्स है वो इशारा करता है कि अभी इकोनॉमिक हेल्थ को रिस्टोर करने में अनसर्टेनिटी है। कब तक आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल पाएंगी, कब तक पूरा मार्केट सही से चल पाएगा, पहले जैसे प्री जो पेंडेमिक वर्ड था उसके अकॉर्डिंग उसी के जैसा कब तक नॉर्मलसी की ओर लौट पाएगा, वो निश्चित नहीं है। साथ में अनिश्चितता इस बात को लेकर भी है, एमिलियोरेटिंग, अम्यूनिटी मतलब सुधार करना, इंप्रूव करना। द डैमेज टू लार्ज सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जो बहुत बड़ा जो सेक्शन है सेक्टर्स है इकोनॉमी के, बहुत बड़े बड़े जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उसको जो नुकसान हुआ है उसमें सुधार कब तक हो जाएगा, इस बात पर भी अनिश्चितता है। स्पेशली इन सर्विसेज, और ये कह रहा है कि वो सेक्टर जिनको डैमेज हुआ है, विशेष करके कौन से सेक्टर की बात कर रहा है, सर्विसेज, सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है। तो इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि यहां सुधार कब तक हो जाएगा। इन द रन अप टू 2022, रन अप का मतलब होता है कोई भी खास इवेंट से पहले का समय, तो 2022 से पहले का समय, ठीक है। तो 2022 को 75th आपको वो मनानी है, इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी मनानी, मतलब इंडिपेंडेंस डे मनाना है, 75th इंडिपेंडेंस डे मनाना है। तो यही कह रहा है कि 2022 से पहले का जो समय है, द गवर्नमेंट विल बी टेस्टेड, गवर्नमेंट की जांच होगी, मतलब कहें कि गवर्नमेंट को परखा जाएगा, वैसी वही से, ऑन इट्स एबिलिटी, इस बात पर, इसकी योग्यता को लेकर कि गवर्नमेंट समर्थ है कि नहीं। समर्थ किस चीज को लेकर, टू इंश्योर गुड हेल्थ, कि क्या गवर्नमेंट गुड हेल्थ इंश्योर कर सकती है, क्या अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकती है फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों के लिए। रिवाइव नॉर्मेटिव एजुकेशन, क्या ये सामान्य शिक्षा को फिर से बहाल कर दिया, मतलब पुनः सक्रिय कर देना, क्या ये पुनः मतलब सामान्य शिक्षा को बहाल कर सकती है। एंड प्रोवाइड स्ट्रोंगर वेलफेयर, क्या ये स्ट्रोंगर वेलफेयर प्रोवाइड कर सकती है, मतलब अधिक मजबूती से कल्याण का काम कर सकती है, इस बात की परख होगी गवर्नमेंट की। प्रायोरिटाइजिंग, ये आपका हो गया क्या, जेरेंड, क्योंकि जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनता है तो जेरेंड बन जाता है। तो इसको प्राथमिकता देना, सेंट्रल विस्टा को प्राथमिकता देना, कैन प्रूव टू बी ए डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द टास्क, ये साबित हो सकता है कि आप अपने मार्ग से भटक रहे हो, डिस्ट्रक्शन मतलब भटकाव। तो ये आपने टास्क से, टास्क क्या है आपका, टास्क ये है कि जो कोविड के कारण नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो, लोक कल्याण के काम करो, ठीक है। ये जो टास्क है आपका, उससे भटकाव साबित हो सकता है अगर आप प्राथमिकता इस प्रोजेक्ट को देते हो तो, ठीक है। तो ये आपका आज का एडिटोरियल है। बात करेंगे रिवीजन की, जर्मन शब्द है, इसको जोड़ेंगे आप रेलेवेंट से, ठीक है, प्रासंगिक। प्रिविलेज का प्रेरोगेटिव होता है, इसका मतलब विशेषाधिकार। विशिएट का मतलब स्पॉइल होता है, बिगाड़ना। डिसेंट का मतलब अटेम्प्ट होता है, प्रयास करना, सॉरी, डिसेंट का मतलब, ये हटा दीजिए, डिसेंट से मतलब है डिसअग्री, असहमत होना। एंड बिड का मतलब है अटेम्प्ट, प्रयास। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब देखें ट्रांसलेशन, उसे घर पर छोड़ दो, ड्रॉप हिम होम, मुझे घर पर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम, ठीक है। न जाने यह कैसे हो गया, अगर वाक्य इतना ही होता यह कैसे हो गया, तो हाउ डिड इट हैपन। न जाने यहां ऐसे क्यों हो गया, उसके लिए एक चीज यूज कर सकते हो, हाउ ऑन अर्थ, हाउ ऑन अर्थ डिड इट हैपन, ठीक है। ये आपकी अंग्रेजी बोलने की जो कला है ना, उसको आकर्षक करने का तरीका है, उसको और अधिक अट्रैक्टिव बनाने का तरीका है। न जाने वह ऐसा क्यों कर रहा है,
तो वह क्यों कर रहा है ऐसा, वाई इज ही डूइंग सो, न जाने क्यों कर रहा है, वाई ऑन अर्थ इज ही डूइंग सो। ठीक है, तो बड़े इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस थे ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। मुलाकात करेंगे कल शाम 5 बजे इसी सेशन के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।